बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो आपका चैप्टर है कंपोजिट वाला, डेंटल रेजिन कंपोजिट वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सो इसको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इसका वो बताऊँ कि बेटे इसमें जो होता है एक मैट्रिक फेज़ होता है, एक डिस्पर्स फेज़ होता है। जो मैट्रिक फेज़ होता है ना, वो ऑर्गेनिक फेज़ होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये ऑर्गेनिक फेज़, ये पूरा मैट्रिक फेज़ है, ये येलो वाला, ठीक है। और ये कौन सा फेज़ है? मैट्रिक फेज़, ऑर्गेनिक फेज़ है, ठीक है। और जो दूसरा है वो डिस्पर्स फेज़ है, ठीक है। डिस्पर्स फेज़ में कौन सा आ जाता है? इनऑर्गेनिक फेज़ आ जाता है, ठीक है। और ये जो आपको इस तरह से सर्कल में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो कपलिंग फेज़ दिखाया हुआ है कि डिस्पर्स फेज़ के अराउंड जो ब्लैक लेयर आपको नज़र आ रही है ना, ये कपलिंग फेज़ है, ठीक है। तो ये 3 फेजेस हैं इसके अंदर, और साथ साथ इसके अंदर हम क्या डालते हैं? पॉलीमराइजेशन एसोसिएटिव एडिटिव डालते हैं। मीन जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डालते हैं, कलरिंग एडिटिव डालते हैं, अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइज़र डालते हैं, और रेडियो ऑपेसिफायर डालते हैं, ठीक है, इसके साथ। इस तरह से जो है इसकी एक कंपोजिशन का एक ओवरव्यू मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिटेल में पढ़ें, मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी कि इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है। ये जो है एस्थेटिक एस्टोरेटिव मटेरियल है कंपोजिट, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। आपको पहले मैंने इसकी पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया कि किस तरह से होता है। इसमें एक ऑर्गेनिक फेज़ होता है, एक इनऑर्गेनिक जो कि डिस्पर्स फेज़ है, जो कि फिलर होते हैं उसमें, ठीक है। और एक कपलिंग फेज़ होता है, उसके साथ कौन से एडिटिव डाले जाते हैं वो सब बता दिया। अब वन बाय वन हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ऑर्गेनिक फेज़ में मोनोमर सिस्टम होता है, लाइक GMA हो गया, जो कि विस्कस मोनोमर होते हैं, ठीक है। ये साइलोरेन रेजन्स हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? मिनिमल श्रिंक टाइप होते हैं, ठीक है। डाइल्यूट डाल सकते हैं हम, हीमा वगैरह डाल सकते हैं, या ये क्या करते हैं? ये होल्ड करते हैं तमाम इंग्रेडिएंट को एक मास की फॉर्म में होल्ड करते हैं। लाइक जिस तरह से आपने देखा कि मैट्रिक फेज़ था ना, जो ऑर्गेनिक फेज़ था, तो वो एक मास की शक्ल में था, तो वो इसी का फंक्शन है, ठीक है, डाइल्यूट का, कि वो उसको एक मास की शक्ल में रखता है। एबल टू पोलिमराइज, और उसको क्या करता है? पोलिमराइज करवाता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल होता है, जाहिर सी बात है, सेटिंग मटेरियल की सेटिंग के लिए, तभी तो पोलिमराइज होगा। और इसमें एक्सेप्ट करवाता है पिगमेंट को, ठीक है। मतलब कलर का भी ये कलरिंग भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, उसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन, और सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है डिस्पर्स फेज़। तो बेटे डिस्पर्स फेज़ में, लाइक मैंने कहा कि जो फिलर फेज़ होता है, जो इनऑर्गेनिक फेज़ होता है, जो फिलर होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फिलर्स होते हैं, लाइक ये सारे पार्ट्स आपने पढ़े हैं, फिलर्स, और ये बैरियम, एर्थम, सब ये सारे फिलर्स डालते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है हम ये जिंक, बोरोन, और ये जेक्टोनियम, और ये ट्रियम, ये सब एडिट करते हैं हम, और रेडियो ऑपेसिफाई लाने के लिए मटेरियल में, ठीक है। तो आपको पता होने चाहिए कि ये सब रेडियो ऑपेसिटी लाने के लिए डाले जाते हैं, और ये जो है फिलर्स हैं, ठीक है। उसके बाद प्री पॉलीमराइज ऑर्गेनिक, प्री का मतलब क्या है? प्री मीन पहले, ठीक है, पहले। तो पहले से पोलिमराइज ऑर्गेनिक फिलर जो होता है वो ग्राउंड रेजिन कंपोजिट की फॉर्म में होता है, ठीक है। और उसमें जो अल्टरनेटिव फिलर्स होते हैं, वो ये सारे होते हैं नॉन स्टेबल, याद रखें तो ठीक है। फंक्शन देख लें इसके फंक्शन ये है कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है, अच्छा करता है, ठीक है। मटेरियल को वेयर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, ठीक है, सारी एडवांटेज है। कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन को कम करता है, ठीक है। और परमानेंट श्रिंकेज को कम करता है, ठीक है। फंक्शन याद रखने हैं आपने, और फेजेस में याद रखने हैं जो मैंने आपको फिलर्स के नेम बताएं, ठीक है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, जो कि किसकी बेस पे है? फिलर साइज़ की बेस पे है और लोडिंग की बेस पे है, ठीक है। फिलर साइज़ और फिलर लोडिंग की बेस पे टाइप्स है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल टाइप्स देख लें, जिसमें मैक्रोफिल आ जाता है, स्मॉल पार्टिकल, हाइब्रिड, और मैक्रोफिल, स्मॉल पार्टिकल, हाइब्रिड, और माइक्रोफिल, ठीक है। ये सारी टाइप्स हैं। अब इसको हम फिलर साइज़ की बेस पे देखेंगे के, और फिलर लोड के बेसिस पे देखेंगे। तो फिलर साइज़ मैक्रोफिल में देखें तो 8 to 12 माइक्रोमीटर है, और जो फिलर लोड है वो 70 to 80% है। स्मॉल पार्टिकल 1 से 8 माइक्रोमीटर है, और 7 to 85% है, ठीक है। और हाइब्रिड में 0.4 से 1 माइक्रोमीटर है, जिसमें 70 से 75% है, ठीक है। और माइक्रोफिल की देख लें, सबसे कम है, ठीक है, माइक्रोफिल की
फिलर साइज, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए और आपको दिख भी रहे हैं। देखिए मैक्रोफिल का आपको देखा है ना कि फिलर साइज कितना बड़ा, तो आपको दिख रहे हैं कि बड़े बड़े। उसके बाद स्मॉल पार्टिकल देखें उससे छोटे हैं, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड देखें उससे थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से 8 है। और फिर माइक्रोफिल्ड देखें वो सबसे छोटे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पिक्चर भी दिखाई गई है। उसके बाद जो रेसेंट टाइप है उसमें नैनो हाइब्रिड आ जाता है, नैनो फिल आ जाता है, और उसमें देखें और कम हो गई है और परसेंटेज लोड बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहिए। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ेंगी, जाहिर से बात है, फिलर ऐड होगा जिस तरह से। तो ट्रेडिशनल में जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है वो 250 से 300 होती है। माइक्रोफिल्म में देखें 250 से 300 सेम ही है। स्मॉल पार्टिकल की 350 से 400 बढ़ गई, हाइब्रिड की उससे बढ़ गई, ठीक है। और इस तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें और कंपेयर करते रहें कि कौन सा जो है किसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, कपलिंग फेज देख लें। विनाइल ट्राइथोक्सीसाइलेन, ठीक है, विनाइल साइलेन या गामा मेथा क्राइलॉक्सी प्रोपाइल ट्राइमिथॉक्सीसाइलेन, ये आपने याद रखने हैं ये नाम, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ अटैचमेंट देख लें कि भाई ये क्या करते हैं, ये कंपोज हुए होते हैं बीटा फंक्शनल मॉलिक्यूल से, ठीक है। द साइलेन ग्रुप जो होता है वो केमिकली बाउंड करता है इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इनऑर्गेनिक मटेरियल अभी मैंने बताया जो डिस्पर्स फेज था, ठीक है। ये जो साइलेन ग्रुप है ना वो उससे बाइंड करेगा, ठीक है, उस इनऑर्गेनिक से। जबकि जो इथॉक्सी और मिथॉक्सी ग्रुप जो अभी मैंने आपको बताया इसमें, ठीक है, ये कपलिंग फेज में, तो इसमें जो इथॉक्सी और मिथॉक्सी ग्रुप है ना वो रिएक्ट करेंगे रेजन मॉलिक्यूल ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स का ऑर्गेनिक, जाहिर सी बात है रेजन तो ऑर्गेनिक है ना, तो रेजन मॉलिक्यूल के लो या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लो मैट्रिक्स के, तो ये उससे बाइंड करेगा। ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका फंक्शन क्या है कपलिंग फेज का, बेटे ये वाटर अपटेक को कम करेगा, ठीक है, सॉलिबिलिटी रेट को कम करेगा, क्रैकिंग प्रोपगेशन को कम करेगा। तो ये सारे बेनिफिट है, सारे एडवांटेज आपको एज अ फंक्शन के दौर में दिखा दी है। उसके बाद बॉन्डिंग ऑफ फाइबर टू रेजन मैट्रिक्स कि भाई किस तरह से जो है बॉन्डिंग ऑफ फिलर्स बॉन्डिंग ऑफ फिलर्स जो होता है किस तरह से रेजन मैट्रिक्स के साथ बॉन्ड करता है। तो आप देख सकते हैं कि रेजन मैट्रिक्स से किस तरह से बॉन्ड करता है। ये एक आपको पता है कि कंप्लीट एजेंट लगा होता है, ठीक है, इस फिलर पार्टिकल के एड के। तो इस तरह से जो है ये बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये मैट्रिक्स फेज आपको दिखाई दे रहा है और ये आपको दिखाई दे रही है बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको मैं मज़ीद आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद पॉलीमराइजेशन एसोसिएटेड एडिटिव, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि हम पॉलीमराइजेशन एसोसिएटेड एडिटिव भी डालते हैं। अब वो कौन से हैं, उसमें से कौन से पॉलीमराइजेशन इनिशिएटर है, ठीक है। अब ये इनिशिएटर, एक्टिवेटर, इनहिबिटर ये आपने पहले भी पढ़ा है, और मैंने आपको सिंथेटिक पॉलीमर का चैप्टर है जिसे मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बुक की लाइन समझाई हुई है। आपको यूट्यूब चैनल पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर का चैप्टर देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ आएंगे। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे इनिशिएटर, एक्टिवेटर, इनहिबिटर, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा से तो बताने से रही, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिटेल में सिंथेटिक पॉलीमर में हमने पूरा देख लिया है, तो वो चैप्टर लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, पॉलीमराइजेशन इनिशिएटर कौन से होते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड होते हैं, ठीक है, और कैम्फोक्विनोन होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करता है इन केस ऑफ केमिकल एंड हीट क्योर मटेरियल, ठीक है, मतलब अगर केमिकल और हीट क्योर मटेरियल होगा तो हम कौन सा डालेंगे, बेंजाइल पेरोक्साइड डालेंगे, और अगर लाइट क्योर मटेरियल होगा तो हम कैम्फोक्विनोन डालेंगे। इनिशिएटर की बात हो रही है, तो ये बातें पता होनी चाहिए। ये आपसे BCQs में पूछ सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन इनिशिएटर कौन सा डालना चाहिए। अगर ये हीट क्योर है तो आपको पता होगा कि बेंजाइल पेरोक्साइड, अगर लाइट क्योर है तो आपको कैम्फोक्विनोन, अगर केमिकल क्योर कहा तो बेंजाइल पेरोक्साइड, ठीक है। पॉलीमराइजेशन एक्टिवेटर टर्शियम अमाइंस होते हैं, ये सारे मैंने सिंथेटिक पॉलीमर में बताए हुए हैं, ठीक है। इन केस ऑफ केमिकली क्योर मटेरियल, मतलब केमिकली क्योर मटेरियल में आपको एक्टिवेटर की नीड होगी ना, तो वहाँ भी कौन सा होता है, क्योंकि हीट में तो हीट ही ऐसा एक्टिवेटर काम कर रहा होता है, लेकिन केमिकली में आपको एक्टिवेटर की नीड होती है जो कि टर्शियम अमाइन है, ठीक है। ये सारी बातें सिंथेटिक पॉलीमर मैंने आपको बताया था, हीट और उसका सब कुछ। पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर जो है वो क्या है, हाइड्रोक्विनोन है, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, प्रिवेंट करता है मटेरियल को पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता, ठीक है, उसकी। तो ये पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर है। आपको ये सारे पता होने चाहिए कौन इनहिबिटर है, कौन इनिशिएटर है, कौन सा लाइट क्योर है, कौन सा केमिकल क्योर में यूज़ होता है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये केमिकली क्योर कॉम्पोजिट है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है इसमें बॉटल्स रखी हुई हैं और ये सारी चीज़ें हैं, मैट्रिक्स फेज ये सब जो है। और लाइट क्योर देखें, ये इस तरह से जो है एक इंजेक्शन टाइप्स होती है, तो ये लाइट क्योर है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये लाइट क्योर है। और बाकी ये जो है एक डिफरेंस है कि क्लासिफाई किया गया है क्योरिंग टेक्निक को ऑन कंपोजिट प्रॉपर्टीज़, मतलब जो
क्योरिंग टेक्निक है, मैंने आपको बताया कि लाइट क्योर भी होता है, और आपको पिक्चर भी दिखाई, हीट क्योर भी होता है, केमिकल क्योर की भी पिक्चर दिखाई। तो ये 3 जो है ना क्योरिंग टेक्निक्स है कंपोजिट की। अब इनकी बेसिस पे क्या प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ भी अफेक्ट करती है हर क्योरिंग टेक्निक में, तो वो आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। और आप खुद भी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाद में ये आपको मिल जाएगी, ग्रुप में शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन फॉर्म्स जो है, जाहिर सी बात है केमिकल क्योर में आपने देखा कि अभी मैंने आपको दो पेस्ट थे, एक बेस के होगा और दूसरा कैटलिस्ट होगा, 2 पेस्ट होंगे केमिकल क्योर में, 2 पेस्ट होंगे, एक बेस पेस्ट होगा, दूसरा क्या होगा, केमिकल कैटलिस्ट पेस्ट होगा। और लाइट क्योर में क्या होगा, सिंगल पेस्ट होगा, ठीक है। सिरिंज अभी मैंने आपको दिखाई है, एक सिरिंज की तरह जो है उसको इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है, और कैप्सूल होगा, ठीक है, सिंगल पेस्ट में ही होगा। लाइट क्योर में आपने देखा कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन फॉर्म बताया कि केमिकल क्योर में 2 पेस्ट होंगे, एक बेस पेस्ट होगा, एक कैटलिस्ट। और लाइट क्योर में मैंने आपको बताया कि सिंगल पेस्ट होगा जो सिरिंज के थ्रू इंसर्ट किया जाएगा। हीट क्योर जो है उसमें 1 पेस्ट होगा, पाउडर एंड लिक्विड होगा, ठीक है। हीट क्योर में भी 1 पेस्ट होगा, ये बातें पता होनी चाहिए। मिक्सिंग आपको पता है कि जाहिर से बात है केमिकल क्योर में जो है 2 पेस्ट है, तो उसको इक्वल पार्ट्स में बेस और कैटलिस्ट लेंगे और पेपर प्लेट पे जो है मिक्स करेंगे, ठीक है, प्लास्टिक स्पैचुला से, इसी तरह से मिक्सिंग होगी। और उसमें सेटिंग रिएक्शन कौन सा होगा, एडिटिव पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ऐसा एडिशन पॉलीमराइजेशन। और जो मिक्सिंग होगी लाइट क्योर की, उसमें मिक्सिंग रिक्वायर्ड ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट डिस्पेंस कर रहे हैं ना हम थ्रू सिरिंज के थ्रू, ठीक है। और केमिकल क्योर में जाहिर सी बात है मिक्स करेंगे पाउडर लिक्विड को, ठीक है। और सेटिंग रिएक्शन मैंने बताया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन है, तीनों की एडिशन पॉलीमराइजेशन है। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, ऑलरेडी सिंथेटिक पॉलीमर में बताया हुआ है, जाके देख लें। उसके बाद पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर कौन सा होता है, केमिकल क्योर में, लाइट क्योर में, हीट क्योर में। तो पॉलीमराइजेशन इनिशिएटर कौन सा होता है, इनहिबिटर बाद में देखेंगे। इनिशिएटर होता है बेंजाइल पेरोक्साइड, मैंने बताया कि केमिकल क्योर में बेंजाइल पेरोक्साइड इनिशिएटर होता है और हीट क्योर में भी बेंजाइल पेरोक्साइड होता है। लेकिन लाइट क्योर में जो इनिशिएटर होता है पॉलीमराइजेशन इनिशिएटर, वो कैम्फोरक्विनोन होता है, ठीक है। तो ये बातें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पॉलीमराइजेशन एक्टिवेटर कौन सा होता है केमिकल क्योर में, इसमें एन डाईहाइड्रोक्सीथाइल पीटोलोडीन हो सकता है और टर्शी अमाइन हो सकता है केमिकल क्योर में, ठीक है। और हीट क्योर में हीट होती है, जाहिर सी बात है, इस तरह से मैंने पहले बताया कि भाई हीट क्योर में तो हीट ही होगी ना, हीट ही उसको एक्टिवेट करवा रही होगी। केमिकल क्योर में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्टिवेटर्स की। और लाइट में यूवी लाइट होती है, ठीक, ब्लू वायलेट लाइट हो गई, ठीक है, लेज़र हो गया, ये सब है एक्टिवेटर। मेथड ऑफ एप्लीकेशन जो है केमिकल क्योर को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यूजिंग बल्क टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लाइट क्योर को आप डायरेक्ट कर सकते हैं और यूजिंग इंक्रीमेंटल टेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें इंक्रीमेंटल टेक्निक यूज़ होगी, इसमें बल्क टेक्निक यूज़ होगी। और जो हीट क्योर है वो इनडायरेक्ट होगा, मतलब ये लेबोरेटरी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया हो। उसके बाद वर्किंग टाइम है, ये सारा डिफरेंस है, ये देख लें। वर्किंग टाइम जो है केमिकल क्योर की वो लिमिटेड होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो है ना स्टार्ट होता है और बेस एंड कैटलिस्ट और मिक्स हो जाते हैं, जैसे आप उसको मिक्स करते हैं ना केमिकल रिएक्शन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये लिमिटेड होता है वर्किंग टाइम, जबकि लाइट क्योर का अनलिमिटेड होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो स्टार्ट होता है ना वो तब होता है जब मटेरियल पे जो है ना लाइट पड़ती है, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड होता है। और हीट क्योर भी अनलिमिटेड है, क्योंकि ये जब भी सेट होगा, मतलब जब भी वो होगा जब इस पर हीट पड़ेगी, ठीक है। जबकि उसमें तो फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाएगा आप जब मिक्स करना स्टार्ट करेंगे केमिकल क्योर में, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होगी ना वो हायर देन होगी किसकी, केमिकल क्योर की हायर होगी वायलेट लाइट क्योर से, ठीक है। मीन लाइट क्योर से हाई जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी ना केमिकल क्योर की वो हायर होंगी, मतलब उसमें ज़्यादा बहुत तेज़ी से पॉलीमराइजेशन आ जाएगी बनिस्बत किसके, लाइट क्योर के। और कम होगी किसके, हीट क्योर के, मतलब हीट क्योर से कम पॉलीमराइजेशन आएगी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी, और लाइट क्योर से बहुत तेज़ी से आ जाएगी, ठीक है। और जो लाइट की है उसकी बहुत कम आती है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन उसमें बहुत कम होती है लाइट में, और जबकि हीट क्योर की बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से केमिकल क्योर का मैं कह रही हूँ कि इसकी लाइट क्योर से ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन हीट क्योर से कम होती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। रेजिडुअल मोनोमर जो होते हैं जो कि प्लास्टिसाइजर के तौर पे फिर बाद में एक्ट करते हैं, तो वो लाइट क्योर में बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि हीट क्योर में कम होते हैं, ठीक है। तो ये जो है केमिकल क्योर का जो
रेजिडुअल मोनोमर है वो लोअर होता है लाइट की ओर से और हायर होता है हीट की ओर से, ठीक है। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज देखें लाइट की ओर में बहुत कम होती है, जबकि केमिकल की ओर में हीट की ओर में ज़्यादा होती है। तो केमिकल की ओर की हायर होती है लाइट की ओर से और लोअर होती है हीट की ओर से, ठीक है। तो ये आप खुद भी देख सकते हैं। स्ट्रेंथ देखें, स्ट्रेंथ इसकी लोवेस्ट होती है और इसकी हीट की ओर की हाईएस्ट होती है, और केमिकल की हायर होती है किससे, लाइट की ओर से, और लोअर होती है किससे, हीट की ओर से। पोरोसिटी देखें, पोरोसिटी जो है ना इसकी लेस देन होती है केमिकल की ओर से लाइट की ओर की, ठीक है, और इसकी भी लेस देन होती है केमिकल की ओर की हीट की ओर की, हीट की ओर में, ठीक है, लेस देन होती है केमिकल की ओर में। और लेकिन इसमें जो है ना केमिकल में वॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है, जिससे से ट्रैपिंग हो सकती है ड्यूरिंग मिक्सिंग, ठीक है। कलर स्टेबिलिटी जो है वो हायर होती है केमिकल की ओर और हीट की ओर में, किसमें, लाइट की ओर में, ठीक है। लाइट की ओर में आप देखते हैं कि इसमें हीट कलर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हायर होती है बाकी दो से, ठीक है, और इसमें हाईएस्ट होती है हीट की ओर में, और इसमें सबसे कम होती है केमिकल की ओर में। बॉन्डिंग टू रेजन बॉन्डिंग एजेंट, जिस तरह से मैंने कहा था कि वो बॉन्डिंग एजेंट जो होता है, ठीक है, उसमें हाईएस्ट किस में देखने को मिलेगी आपको, लाइट की ओर में, और लोवेस्ट हीट की ओर में, और इन बिटवीन जो होगी वो केमिकल की ओर की होगी। मीन लोअर होगी किससे, लाइट की ओर से, और हायर होगी हीट की ओर से, ठीक है। तो ये आप लाजमी ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो अदर एडिटिव मैंने कहा था, ये अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइजर जो होते हैं 2-हाइड्रोक्सी-4-मिथॉक्सी बेंजोफिनोन, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं कलर स्टेबिलिटी, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जाहिर सी बात है अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कलर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। कलर एजेंट जो होते हैं, जो पिगमेंट डालते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो शेड प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपोजिट पॉलिमराइजेशन जो कंपोजिट की पॉलिमराइजेशन है ना, जो मैंने अभी आपको पॉलिमराइजेशन बताई, 3 टेक्निक जो हमारी क्योरिंग टेक्निक थे, केमिकल, हीट, लाइट क्योर, ठीक है, हमने A to Z सब कुछ 2 चार्ट में मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब मैं बता रही हूँ जो कंपोजिट की पॉलिमराइजेशन होती है ना, वो रिटार्ड हो जाती है किसकी प्रेजेंस में रिटार्ड होती है, यूजुनॉल की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिटार्ड हो जाती है। तो ये पॉइंट लाजमी याद रखेगा, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम इसको इंक्रीमेंटली इंसर्ट करते हैं लाइट क्योर मटेरियल से, ठीक है। इस वजह से ये मैंडेटरी होता है, जाहिर सी बात है, फिर तो हमें जो है लाइट क्योर मटेरियल से ही इंक्रीमेंटली जाके इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन से और यूजुनॉल से इसकी पोलिमराइजेशन जो है वो रिटार्ड कर जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है लाइट क्योर मटेरियल जो होते हैं कंपोजिट के, उसकी बदौलत हम इंक्रीमेंटली इंसर्ट करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है। केमिकली वो मटेरियल जो है हम यूज़ नहीं करते क्लिनिक में, ये बात पता होनी चाहिए। और अब ये नहीं पूछेगा कि मैम क्यों, अभी बताया है कि इन प्रेजेंस ऑफ यूजुनॉल एंड ऑक्सीजन जो है इसकी पॉलिमराइजेशन नहीं हो पाती, रिटार्ड हो जाती है। तो इसी वजह से केमिकल क्योर तो नहीं कर सकते ना क्लिनिक में, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन होगी तो पॉलिमराइजेशन तो हो ही नहीं पाएगी, इसलिए हम लाइट क्योर करेंगे ताकि इंक्रीमेंटली इंसर्ट की जा सके, ठीक है। तो इस वजह से ये केमिकल क्योर पे देखें इस तरह से रेड लगा हुआ है कि इसको नहीं कर सकते, 2 पेज की शक्ल में होते हैं, ठीक है। लाइट की वजह से सिरिंज में हम डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, मैकेनिकली और इंटर पेनिट्रेशन मीन्स हेल्प द कंपोजिट रिटेन द टूथ स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ये जो है मैकेनिकली इन सब जो है इस मीन से हेल्प करता है कंपोजिट के वो टूथ स्ट्रक्चर को क्या कर सके, रिटेन कर सके, ठीक है। अब डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है रेजिन कंपोजिट की वो देख लें कि जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, फिलिंग आप कर सकते हैं क्लास 3 की, क्लास 4, 5 की और 6 कैविटीज़ की इन एंटीरियर टीथ, ठीक है, क्योंकि वो एस्थेटिकली गुड होता है। तो इंटीरियर टीथ में कंपोजिट एस्थेटिकली गुड है ना, तो इस वजह हम इसको इंटीरियर टीथ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिलिंग स्मॉल एंड मॉडरेट, और फिलिंग स्मॉल होगी और मॉडरेट क्लास 1, 2 और 5 में हो सकती है, ठीक है, पोस्टीरियर टीथ में, ठीक है। और कोर बिल्डअप में आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटन ऑफ वीकेंड टीथ को, ठीक है, जो वीक टीथ है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए कोर बिल्डअप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। डायस्मा क्लोजर और डायरेक्ट लेमिनेट वेनियर, ठीक है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और ये इस एडवांटेज इसकी क्या है कि भाई ये एस्थेटिक अच्छा है, तो हम इसको इंटीरियर टीथ की कैविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कंजर्वेटिव कैविटी हो सकती है इसकी, लो थर्मल कंडक्टिविटी है और क्वाइट रेजिस्टेंस टू माइक्रो लीकेज है, ठीक है, और नो कोरोजन है, और स्ट्रेटन ऑफ द
रिमेनिंग टू स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रेंथ मजबूती प्रोवाइड करता है रिमेनिंग टू स्ट्रक्चर को भी। तो ये सारे एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देख ले, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज हो सकती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। हाई कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है, और पल्प इरिटेशन ड्यू टू रेजिडुअल मोनोमर, जो हमने मोनोमर डाले थे ना, तो उससे पल्प इरिटेशन भी कोस हो सकती है। और किस में होगी? डीप कैविटीज़, जो जिसकी बहुत ज़्यादा डीप कैविटी बन जाती है, तो उसमें जाहिर सी बात है फिर वो रेजिडुअल मोनोमर उस पेशेंट की पल्प को इरिटेट कर सकता है। लो वेयर रेजिस्टेंस, टेक्निक सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि ठीक है, तो ये साइड डिसएडवांटेज है। और स्टेप जो है वो आपको, ये मैंने अगर मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊं, तो बेटे अगर मैं आपको इसके स्टेप बताऊं, तो सबसे पहले कैविटी प्रिपेयर की जाती है जिस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कैविटी को प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? एचिंग करेंगे, ठीक है। एचिंग करेंगे 37% हम फॉस्फोरिक एसिड से एचिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हम रिंजिंग करेंगे, ठीक है, विद वॉश करेंगे वाटर से, ठीक है, ताकि जो एसिड पार्टिकल है जो वो क्या हो जाए? वॉश हो जाए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में ड्राई करेंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद ड्राई करने के बाद हम फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे? आपको दिख रहा होगा, फिफ्थ स्टेप में हम जो है प्राइमरिंग करते हैं, मतलब कंपोजिट को अटैच करते हैं टूथ के साथ, और उसके बाद फिर हम अप्लाइड करते हैं लाइट क्योर को, ठीक है। और फिर प्लेस करते हैं कंपोजिट को इन इंक्रीमेंट में, ठीक है। और लाइट क्यूरिंग इन ईच इंक्रीमेंट, हर एक इंक्रीमेंट को डालेंगे तो लाइट क्यूर करेंगे, फिर दूसरे इंक्रीमेंट को डालेंगे फिर लाइट क्यूर करेंगे। इस तरह से नहीं कि आपने एक दफ़ा लाइट क्यूर कर दिया, नहीं, हर इंक्रीमेंट के बाद आपने लाइट क्योर करना है, फिर दूसरा इंक्रीमेंट डालना है, फिर लाइट क्योर करना है, ठीक है। तो लाइट क्यूरिंग इन ईच इंक्रीमेंट। उसके बाद जो लास्ट में 9th स्टेप में हम क्या करेंगे? पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग कर देंगे, ठीक है, जिस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद डन, और ये जो है यहाँ पे एंड हो गया, और ये सारे स्टेप आपने नोट कर लिए होंगे। सो ये हमारा कंपोजिट का एंड हो गया इंशाल्लाह। इसके बाद जो है जो जीआईसी है उसको देखेंगे, और जीआईसी के बाद जो है डेंचर लाइनिंग मटेरियल है वो है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाए तो आपका मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर सारे हो गए, ठीक है। बस ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं, बाकी बहुत छोटे हैं जो कि मैं करवा दूंगी। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो मैंने करवा दिए हैं। बाकी अगर आपको हमारे डीएम सेशन में एनरोल होना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखिएगा।